गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने निजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक है हिंदी के अंदर, नया टॉपिक है हिंदी साहित्य का रीतिकाल। यानी भक्ति काल हमारा कंप्लीट हो गया है। भक्ति काल के बाद हमारा दूसरा जो काल आता है वो रीतिकाल आता है, और रीतिकाल के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी रीति का अर्थ क्या है, यानी रीति का अर्थ नियम या परिपाटी, जिसमें कवि क्या है अपनी कविताओं को नियमबद्ध तरीके से रचना करता है, उसे ही क्या है रीतिकाल कहा जाता है। इसमें क्या है, रस है, गुण है, अलंकार है, ध्वनि, नायिका भेद आदि के काव्य के अंगों का वर्णन करना, और उन वर्णनों के साथ साथ क्या है लक्षण ग्रंथों का भी वर्णन करना, इसे ही क्या है रीतिकाल कहा जा सकता है। यानी रीतिकाल, रीति और काल। रीति का अर्थ क्या होता है, नियम, यानी नियम में बंधकर कवियों के द्वारा कविताओं की रचना करना। तो अब देखते हैं कि रीतिकाल का समय है वो 1650 से 1850, यानी रीति काल। इसमें क्या है, रस, गुण, अलंकार, छंद, ध्वनि व नायिका भेद के काव्य अंगों का वर्णन करना, और साथ में लक्षण ग्रंथों का विवेचन करना। काव्य में प्रधान माना है। यानी रीतिकाल, इसमें क्या है, रस, गुण, अलंकार, दे या छंद, ध्वनि, नायिका भेद के काव्य के अंगों का वर्णन करना, और उसके साथ क्या है उसके लक्षण ग्रंथों का विवेचन करना, उसे ही क्या है रीतिकाल कहा जाता है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय, रीतिकाल का समय 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत माना है। यानी 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। रीति का तात्पर्य, काव्यांगों का क्या है निरूपण करना, अथवा दिए गए ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के ग्रंथ व लक्षण का वर्णन करना ही रीति ग्रंथ व लक्षण ग्रंथ कहलाता है। लक्षण ग्रंथ कहलाता है। अब नोट लगा कर लिखो, हिंदी साहित्य में सभी
काव्यांगों सभी काव्यांगों का शास्त्रीय प्रवृत्ति का निरूपण केशवदास के द्वारा किया गया है। किया गया है। रीतिकाल का संप्रदाय कवि, यानी रीतिकाल का संप्रदाय कवि पूछा जाता है तो वो कौन है? वामन। रीतिकाल यानी रीतिकाल का समय पूछा जाता है तो वो है 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। ये क्या है? इसकी समय सीमा है। और रीतिकाल यानी रीतिकाल क्या है? इसमें रस, गुण, अलंकार, छंद और ध्वनि व नायिका भेद के काव्य, काव्य मीन होता है कविता, के अंगों का वर्णन करना और साथ में क्या है? लक्षण ग्रंथों का भी विवेचन करना काव्य में प्रधान माना है। उसे ही क्या है? रीतिकाल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय है वो 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत क्या है? माना है। 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। रीति का तात्पर्य यानी काव्यांगों का क्या है? निरूपण करना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रीति का तात्पर्य क्या है? तो काव्यांगों का क्या है? निरूपण करना, अथवा क्या है? जिनमें काव्यांगों के ग्रंथ व लक्षण का वर्णन करना और साथ ही क्या है? रीति ग्रंथ व लक्षण ग्रंथ कहलाता है। जिसमें क्या है? काव्यांगों के ग्रंथ व लक्षण का वर्णन करना रीति ग्रंथ व लक्षण ग्रंथ कहलाता है। हिंदी साहित्य में सभी काव्यांगों का शास्त्रीय प्रवृत्ति का निरूपण किसके द्वारा किया गया है? केशव दास के द्वारा किया गया है। रीति का संप्रदाय कवि पूछा जाता है, यानी रीति का संप्रदाय कवि कौन है? वामन है। उन्होंने क्या लिखा था? रीतिरात्मा काव्यस्य, यानी रीति ही क्या है? काव्य की आत्मा है। ये किसके द्वारा कहा गया है? वामन के द्वारा कहा गया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो, रीति ग्रंथ के प्रवर्तक केशवदास, रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि, यह है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। श्याम सुंदर दास व डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछा जाता है कि रीति काल की प्रवर्तक कौन है? केशव दास। केशव दास। और सर्वमान्य भी यही है, सर्वमान्य। रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि, प्रतिनिधि
निधि कवि। तो कौन है? बिहारी। अब पूछा जा सकता है कि रीति संप्रदाय का प्रवर्तक पूछा जाता है तो वो है वामन। रीति ग्रंथ के प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो केशवदास। रीति काल के प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो चिंतामणि किसके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। श्याम सुंदर दास व डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रवर्तक पूछे जाते हैं रीतिकाल के कौन है? केशवदास। और सर्वमान्य भी क्या है? केशवदास ही है। और रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि पूछा जाता है तो वो कौन सा है? बिहारी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण प्रदान प्रवृत्ति के आधार पर किया है। आधार पर। अतः रीति की प्रधानता होने के कारण इन्होंने उन्होंने उन्होंने इस काल का नाम रीतिकाल दिया। अब नोट लगाकर लिखो, रीतिकाल का उदय होने के कारण, यानी रीतिकाल क्यों उदय हुआ था, क्या जरूरत पड़ी थी, तो अलग अलग विद्वानों ने क्या है? अलग अलग कारण माना है। जैसे शुक्ल के अनुसार अपने आश्रयदाताओं की रुचि करने के कारण, रुचि रखने के कारण रीति काव्य रचा गया। रीति काव्य रचा गया। ये किसका कहना है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है। यानी रीतिकाल ग्रंथ के प्रवर्तक, यहाँ ग्रंथ है तो केशवदास पूछा जाता है। रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि है, किसके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। श्याम सुंदर दास व डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछा जाता है तो केशवदास है। सर्वमान्य भी क्या है? केशवदास ही है। और रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि पूछा जाता है तो वो क्या है? बिहारी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कालों का नामकरण है वो प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किया है। और रीति की प्रधानता होने के कारण ही उन्होंने इस काल को क्या नाम दिया है? रीतिकाल नाम दिया है। और रीति का उदय होने के कारण, यानी शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है तो अपने आश्रयदाताओं की रुचि रखने के कारण जो रीति काव्य रचा गया है, यानी अपने आश्रयदाताओं में क्या है? रुचि रखने के कारण ही उन्होंने क्या है? रीति काव्य रचा गया है। ऐसा कहना है किसका? आचार्य शुक्ल का। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये क्या कहते हैं कि संस्कृत
साहित्य से प्रेरणा व प्रभाव के कारण ही रीति काव्य रचा गया है, रचा गया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार दरबारी संस्कृत के कवि उस समय हताश व निराश थे और अपनी निराशा को दूर करने के लिए रीति काव्य रचा। रीति काव्य का पतन के प्रमुख कारण, यानी रीति काल का पतन क्यों हुआ, इनके क्या प्रमुख कारण रहे हैं। तो एक तो क्या है, काव्य में लोकमंगल की भावना का अभाव, चमत्कार, अतिशयता और अत्यधिक श्रृंगारिकता। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि संस्कृत साहित्य से प्रेरणा व प्रभाव के कारण, यानी प्रेरणा व प्रभाव के कारण ही क्या है, रीति काव्य रचा गया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या है, दरबारी संस्कृत के कवि यानी उस समय हताश व निराश थे, जो क्या है राजाओं के दरबार में रहते थे, तो वे कवि हताश व निराश थे और अपनी निराशा को दूर करने के लिए भी उन्होंने क्या है, रीति काव्य रचा है। ये परिभाषा किसने कही है, डॉक्टर नगेंद्र ने कही है। अब रीति काव्य के पतन के प्रमुख कारण पूछे जाते हैं, तो उनमें क्या है, काव्य में लोकमंगल की भावना का अभाव था। क्या था, लोकमंगल की भावना का अभाव होने के कारण ही क्या है, रीति काल का पतन होने लगा। और चमत्कार क्या है, अतिशयता थी, यानी बढ़ा चढ़ाकर या चमत्कार पूर्ण वर्णन करना। और अत्यधिक श्रृंगारिकता, यानी श्रृंगार का क्या है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। ये प्रमुख कारण माने जाते हैं कि रीति काल के पतन के प्रमुख कारण हैं। तो एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो रीति काल की प्रथम रचना। प्रथम रचना या प्रथम ग्रंथ पूछा जाता है तो वो कौन सा है, हित तरंगिणी। हित तरंगिणी ये किसकी है, इसके रचनाकार कृपाराम। ये
रीतिकाल की प्रथम रचना मानी जाती है ऋत तरंगिणी। यानी इसमें क्या है, 5 तरंग है और 400 छंद हैं। रीतिकाल का नामकरण, यानी रीतिकाल का नाम विद्वानों ने क्या क्या दिया है। जैसे अलंकृत काल किसने कहा है, ये मिश्र बंधु ने कहा है। मिश्र बंधु है चतुर्सेन। रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल व क्रियाशरण ने। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद सिंह। कला काल रमा शुक्ल रसाल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। रीति श्रृंगार काल भागीरथ मिश्र ने। अपकर्ष काल गणपति चंद्र गुप्त ने। अंधकार त्रिलोचन ने। शास्त्रीय काल किसने दिया है, रामनिवास मिश्र ने। और शरीर काल दिनकर ने। ये नाम दिए हैं, यानी रीतिकाल का नामकरण। अलंकृत काल ये इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि अलंकृत काल है वो किसने दिया है, तो मिश्र बंधु ने दिया है। यानी रीतिकाल को रीतिकाल नाम देने वाले विद्वान पूछे जाते हैं तो रामचंद्र शुक्ल और गिरियाशरण है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। कला काल रमा शुक्ल रसाल। रीति श्रृंगार काल यानी भागीरथ मिश्र ने दिया है। अपकर्ष काल गणपति चंद्र गुप्त ने। अंधकार त्रिलोचन ने। शास्त्रीय काल रामनिवास मिश्र ने और शरीर काल दिनकर ने। और पूछी जाती है कि रीतिकाल की प्रथम रचना बताओ, तो ऋत तरंगिणी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें क्या है, 5 तरंग है, 400 छंद है। अब रीतिकाल की विशेषताएं देखते हैं। रीतिकाल की विशेषताएं, लक्षण ग्रंथों की
प्रधानता। श्रृंगारकता की प्रधानता। नायिका भेद निरूपण। कला पक्ष की प्रधानता। ब्रज भाषा की प्रधानता। कवि व आचार्य बनने की प्रवृत्ति। छंदों में अलंकारों की प्रचुर मात्रा में प्रयोग। यानी दोहा छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। दोहा छंद का सर्वाधिक प्रयोग। आश्चर्यदाताओं की आश्चर्यदाताओं की अत्यधिक प्रशंसा। मुक्तक शैली की प्रधानता। भक्ति व वैराग्य की भावना ये कुछ कवियों में थी। यानी कुछ कवियों में वीर रस की प्रधानता। ये भी क्या है, कुछ कवियों में, जैसे भूषण भूषण कवि है तो उन्होंने तो क्या है, वीर रस की ही रचनाएं की है। और क्या रहा है, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। ये उनकी क्या है, प्रमुख विशेषताएं हैं। यानी लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, क्योंकि रीतिकाल में तो लक्षण ग्रंथ ही लिखे गए हैं। और श्रृंगारिकता की प्रधानता, यानी श्रृंगार का विवरण क्या है, रीतिकाल में बहुत अधिक हुआ है। नायिका भेद निरूपण, यानी अधिकतर रचनाएं उनकी क्या है, नायिका भेद निरूपण ही है। कला पक्ष की प्रधानता, जैसे रस है, अलंकार, गुण, ध्वनि, ये सभी क्या है, कला पक्ष की प्रधानता है। ब्रज भाषा की प्रधानता है, वो ब्रज भाषा कैसी थी, कोमलकांत। कोमलकांत ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कवि व आचार्य बनने की भी प्रवृत्ति किन कवियों में देखने को मिलती है, वो हमें रीतिकाल के कवियों में देखने की मिलती है। छंदों में अलंकारों का प्रचुर मात्रा में भी प्रयोग हुआ है। और सर्वाधिक छंद पूछा जाता है तो दोहा छंद का ही प्रयोग रीतिकाल में सर्वाधिक किया गया है। आश्रयदाताओं की अत्यधिक प्रशंसा, यानी जो कवि जिस राजा के दरबार में रहते थे तो उसकी क्या है, बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करते थे, यानी उनकी अत्यधिक प्रशंसा करते थे। मुक्तक शैली का क्या है, प्रयोग किया गया है। सर्वाधिक प्रधानता है वो मुक्तक शैली की है। भक्ति व वैराग्य की भावना है वो भी कुछ कवियों में देखने को मिलती है। वीर रस की प्रधानता भूषण है। भूषण तो एकमात्र ऐसे कवि है रीतिकाल में जिन्होंने वीर से आधारित, यानी वीर पर आधारित वीर जैसी रचनाओं का ही प्रयोग किया है। यानी इनकी रचनाओं में सर्वाधिक वीरता का ही वर्णन
किया गया है, किसकी कविताओं में? भूषण की कविताओं में। और प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। ये रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं। भाषा आपको बता दी, भाषा कौन सी है? भाषा है ब्रजभाषा। और श्रृंगार रस है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नोट लगा कर लिखो। रीतिकाल कवि कविता के सौदागर हैं। ये बात किसने कही है? ये वचन सिंह ने कही है। वचन सिंह ने, यानी उन्होंने कहा है कि रीतिकाल के कवि है वो कविता के सौदागर हैं। गुंडेपन व सौदेपन की हरकतें, ये किसने कही है? मार्कंडे वाजपेयी ने। भक्ति काल व रीतिकाल का समन्वय कवि रत्नाकर है। यानी भक्ति काल व रीति काल का समन्वय कवि पूछा जाता है तो वो जगन्नाथ रत्नाकर हैं। अब लिखो रीति काल के आचार्य कवि। आचार्य कवि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, यानी डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल के आचार्य कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा है। 3 श्रेणियों में बांटा है। तो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? उद्भावन कवि या उद्भावन कवि या उद्भावन आचार्य। तो इसमें लिखो इस प्रकार के कवि कवियों के नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। यानी उद्भावन कवि किसे कहते हैं? कि इस प्रकार के कवि जिन्होंने क्या है, नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, उसे ही उद्भावन कवि कहते हैं। व्याख्याता किसी पूर्व में स्थापित सिद्धांतों की व्याख्या करना। व्याख्या करने वाले आचार्य
व्याख्याता कहलाते हैं। कवि शिक्षक। काव्य शास्त्र को सरल तरीके से समझाने वाले आचार्य कवि शिक्षक कहलाते हैं। यानी शिक्षक कवि आएगा, ये शिक्षक कवि कहलाते हैं। शिक्षक कवि कहलाते हैं। रीतिकाल कवि कविता के सौदागर हैं। ये बात कहने वाले कौन है? ये बात वचन सिंह ने कहा है। यानी रीतिकाल कवि है वो तो क्या है, कविता का सौदागर करते हैं। ये बात किसने कही है? वचन सिंह ने। यानी गुंडेपन व सहदेपन की हरकतें किसने कही है? मार्कंडे वाजपेयी ने। इंपॉर्टेंट है दोनों। भक्ति काल व रीतिकाल का समन्वय कवि पूछा जाता है तो वो कौन सा है? जगन्नाथ रत्नाकर। इंपॉर्टेंट है। यानी रीति काल के आचार्य कवि, रीति काल के आचार्य कवि डॉक्टर नगेंद्र ने क्या है, रीति काल के आचार्य कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले उद्भावक कवि आते हैं, व्याख्याता कवि आते हैं और शिक्षक कवि आते हैं। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से है या नहीं, तो आपको ध्यान रखना है उद्भावन कवि, व्याख्याता कवि और शिक्षक कवि। उद्भावन कवि क्या कौन से हैं? इस प्रकार के कवि यानी ऐसे कवि जिन्होंने नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। नवीन यानी इतना नाम रखना, यानी नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले कवि हैं वो उद्भावन कवि कहलाते हैं। किसी पूर्व में स्थापित यानी पहले जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले कवि है वो आचार्य व्याख्याता कहलाते हैं। यानी जो सिद्धांत इससे पहले जो सिद्धांत दिए जाते हैं उन सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले कवि है वो व्याख्याता कहलाते हैं। काव्य शास्त्र को यानी जो काव्य शास्त्र को सरल तरीके से समझाने वाले कवि होते हैं वो शिक्षक कवि माने जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये नाम किसने दिया था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार रीतिकाल के कवियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। और कौन कौन से हैं ये 3? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उद्भावन कवि है, व्याख्याता कवि है और शिक्षक कवि है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आचार्य कवि है, यहाँ आचार्य कवियों को 3 श्रेणियों में बांटने वाला ऐसे नहीं है। यहाँ रीतिकाल का वर्गीकरण किसने किया है ये आ जाए तो डॉक्टर नगेंद्र नहीं आएगा। इसमें सिर्फ है कि रीतिकाल के आचार्य कवियों को 3 श्रेणियों में बांटने वाले विद्वान तो डॉक्टर नगेंद्र। ये प्रश्न नेट में भी पूछा जा चुका है कि कौन कौन से कवि इसमें से हैं या नहीं। ये प्रश्न नेट में पूछा जा चुका है। अब देखो रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिकाल का वर्गीकरण आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है।
रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। यानी रीति काल का वर्गीकरण, रीति काल का वर्गीकरण किसने किया है? ये आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने किया है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीति काल को 3 भागों में बांटा है। रीति सिद्ध कवि, एकमात्र बिहारी ही आते हैं रीति सिद्ध के अंदर। और रीतिबद्ध कवि यानी जो रीति में बंध कर कार्य करने वाले कवि हैं वो रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। रीति मुक्त यानी रीति से मुक्त होकर जिन कवियों ने रचना की है वो रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। इसमें गणानंद, आलम, बोधा और ठाकुर ये प्रमुख नाम है, ये रीति मुक्त कवि हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।